चलिए भाई, तो 2025 के लिए 11वीं में सब लोगों का वेलकम, ये ऑफिशियल वेलकम है। तो सबने 10वीं का एग्जाम दे दिया है। चलिए, कुछ लोग अभी आराम कर रहे हैं। क्यों आराम कर रहे हैं? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अगर जल्दी पढ़ लिया तो जीवन में नौकरी जल्दी मिल जाएगी, बिजनेस जल्दी करने लग जाएंगे, पैसा जल्दी कमाने लग जाएंगे। पैसा जल्दी कमाने लग जाएंगे तो सरकार को टैक्स भी जल्दी देना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपनी तरक्की को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब या इम्बाइब नहीं करना चाहते। तो वो हमारे साथ नहीं है, बाकी सब हमारे साथ आ चुके हैं। तो क्लास 10th में बच्चों ने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े थे, और सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे थे बच्चों। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट क्या था? लैंग्वेज। और आपने दो लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, वन इज इंग्लिश एंड अदर इज हिंदी। मोहल्ले वाली लैंग्वेज का तो कोई सर्टिफिकेशन मार्कशीट में होता नहीं है, बट लैंग्वेज वो भी सबको आती है, तो इसलिए उस लैंग्वेज का जिक्र हम लोग नहीं करेंगे। देयर आफ्टर आपने एकदम बाहुबली वाला सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जिसको क्या बोलते हैं? मैथ्स या मैथमेटिक्स या मैथे मैजिक। अब मेनी अ टाइम्स बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर हमारी मैथ्स बहुत कमजोर है। तो मैंने कहा, मैं कौन आर्यभट्ट की औलाद हूं? मेरी भी मैथ्स कोई बहुत तेज नहीं थी। पर क्लास 11th में कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपकी मैथ्स कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये सबसे पहले आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर मैथ्स में आपको ये चीजें नहीं आती हैं, तो भी ऐसा नहीं कि आप कॉमर्स नहीं पढ़ पाएंगे, आप बिल्कुल पढ़ पाएंगे। बट उसके पहले आप मैथ्स की ये चीजें सीख लीजिए, तो आपके लिए कॉमर्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और कॉमर्स स्ट्रीम सूट किसको करती है? जो थोड़ा सा चतुर टाइप का होता है। सिंपल भाषा में बोले, अगर गंजे आदमी को कंगी बेचने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, तो आप कॉमर्स पढ़ने के लिए एकदम फिट हैं। एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो पीसीएम पढ़ना चाहता है और जिसके 100 नंबर मैथ्स और साइंस सब में आते हैं, वो शायद एक बार कॉमर्स ना पढ़ पाए, क्योंकि उसके अंदर चतुराई नहीं है। तो कॉमर्स पढ़ने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? चतुर बनना पड़ेगा। और मैथ्स कितनी आनी चाहिए? एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, देयर आफ्टर डिविजन आना चाहिए। इतनी मैथ्स में अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम आ जाएगी। बट क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि इतनी मैथ्स तो क्लास 4 का बच्चा भी आपको पढ़ा देगा, तो आपके मोहल्ले में 3-4 के बच्चे हों, उनसे ट्यूशन मत ले लीजिएगा, बेइज्जती हो जाएगी। व्हाट इट क्लियर? आप मैथ्स की बुक लेकर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन सॉल्व कर लीजिएगा। और थोड़ा सा अगर फास्ट करना चाहते हैं चीजों को कॉमर्स सब्जेक्ट में, तो आपको थोड़ी सी मैथ्स और आनी चाहिए, और इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज। 11th क्लास तो इतने में निपट जाता है। इससे ज्यादा मैथ्स दुनिया में कहीं नहीं काम आती है। अब बच्चे कहेंगे, सर वो जो साइंस वाले पढ़ते हैं इंटीग्रल, डिफरेंशियल, कैलकुलस, वो डराने के लिए है। समझ में आ गया? वो सब डराने के लिए है। और उसको पढ़ने के बावजूद भी थोड़ा मिसाइल विसाइल लॉन्च करनी है तो सब काम आ जाता है, नहीं तो लिटरली उतनी गणित साइंटिस्ट के अलावा जीवन में किसी को काम आती नहीं है। कभी आपने सुना है कि रिलायंस जियो के इंटरव्यू में अगर मुकेश अंबानी साहब बैठ गए और उन्होंने सामने वाले कैंडिडेट से पूछा, भाई मैं तुम्हें अपनी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर का जॉब दूंगा, चलो मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताओ, tan 90 की वैल्यू क्या होती है? वहां tan 90 नहीं है, वहां ये सोचना है कि 90% ग्रोथ कैसे होगी कंपनी की। वहां पे अकल लगानी है। समझ में आ गया? आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके घर वाले कभी भी कितना भी पढ़ लिख चुके हो, वो कभी घर में tan sin थीटा ये सब बातें करते हैं? कभी नहीं करते हैं। तो वो मैथ सिर्फ बेसिकली कुछ एरियाज के लिए जरूरी होती है, जहां पे आपको मिसाइल लॉन्च, प्रोग्रामिंग, साइंटिफिक स्टडी चाहिए। एल्स जीवन की मैक्सिमम मैथ्स कितनी होती है? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड एंड परसेंटेज। थोड़ा सा क्लास 12th में आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की? लीनियर इक्वेशन की। थोड़ा सा मतलब बस टच करके निकल जाना, ढप्पा करके निकल जाना उसको। कोई बहुत ज्यादा 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल वाला नाटक नहीं है। बट आप जिस जंतु के यहां पे आए हैं पढ़ने के लिए, मेरे पास ऐसे से जुगाड़ पानी है कि लीनियर इक्वेशन भी मैं आपको बोलूंगा मत अप्लाई करिए, अर्थमेटिक से ही सॉल्व हो जाएगा। पोपड़े में बात गई, क्योंकि मेरी जरा इन लोग से लड़ाई रहती है। ये 10वीं के बाद मैंने इनको तलाक दे दिया था। मैंने कहा, भाई तुम्हारी बन नहीं पाएगी, तो तुम अपने घर मस्त रहो, अपने घर मस्त रहें। व्हाट इट क्लियर? तो अब तो डर नहीं लगेगा कॉमर्स में भाई। कुछ लोग पहले कहते हैं मैथ्स बहुत तेज होनी चाहिए कॉमर्स के लिए, मैथ्स नहीं तेज होनी चाहिए, चतुर बुद्धि होनी चाहिए। काफी बार क्लास में बच्चों से पूछता हूँ, भाई 10,000 के 2 पार्ट्स कर दो। बच्चा कहता है, सर एक तो 450 के आसपास आएगा। अब देखिए, अकल नहीं है। 10,000 के 2 पार्ट्स करेंगे तो 5,000 के कुछ आसपास हो सकता है, 450 के आसपास तो नहीं हो सकता। इफ आई से कि 60,000 का 60% निकाल लो, सर 600 कुछ आएगा क्या? 60,000 का 60% आधे से तो ज्यादा ही होगा ना भाई, 30,000 तो कुछ ऊपर ही आएगा। तो जब आपके अंदर चतुर भरी अकल होगी, तो आप अपनी गलती को पकड़ लेंगे एज सच। तो अब डर खत्म हो गया। कितनी मैथ्स आनी चाहिए आपको? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड
परसेंट। इससे ज्यादा मैथ्स अगर किसी ने अप्लाई की, मैं उसको तिहाड़ जेल भेज दूंगा जैसे केजरीवाल को भेजा था। गॉट इट क्लियर? इससे ज्यादा गणित की कोई भी जरूरत आपको है ही नहीं। आगे चलते हैं। अगला सो कॉल्ड कॉम्पोजिशन आपको क्या मिलेगा? इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? सोशल स्टडीज। कुछ बच्चों के लिए सोशल स्टडीज था, इसलिए उन बच्चों के लिए सोशल स्टडीज था जो बेचारे इसको रट के पढ़ते थे। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो सोशल स्टडीज भी साइंटिफिक है पढ़ना। देयर आफ्टर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसको क्या बोलेंगे बच्चों? साइंस। इसके 3 डिविजन होते थे। आईएससी स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशान किया जाता था, सीबीएसई वाले तो लॉलीपॉप चाट के पढ़ लेते हैं साइंस। दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा फिजिक्स आपकी बहुत आसान होनी चाहिए। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं अभी हम इस पे भी विचार करने वाले हैं। बट जैसे आपने क्लास 10th में फिजिक्स पढ़ी थी, समझ लीजिए कॉमर्स का जो अकाउंट्स या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है वो लगभग वैसा ही होता है। केमिस्ट्री एक तरह से इकोनॉमिक्स की तरह चलती है, जिसमें कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। जैसे आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था? अंडा कैसे बॉयल करना है। चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा था? चार्ली चैपलिन के साथ खेलना कैसे है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा। ईच एंड एवरी एक्शन हैज, माइकल जैक्सन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। खोपड़े में बात गई। बस समझ लीजिए इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही चलता है। और उसके बाद एक थ्योरी का सब्जेक्ट आएगा जिसको हम कॉमर्स इन आईएससी एंड बिजनेस स्टडीज इन सीबीएसई बोलते हैं। वो थोड़ा बहुत हमारा बायोलॉजी की तरह चलता है, तो इसलिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेटिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे आपकी स्किल थोड़ी सी एनहांस हो जाए। तो कंप्यूटर में उतना कंप्यूटर ना सीख पाए बच्चे जितना हैकिंग करके सीख गए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपने 9-10 में पढ़े थे। इनका आपके क्लास 11th के सब्जेक्ट से दूर दूर तक न्यूक्लियर माइक्रोस्कोप से भी देख लेंगे तो लेना देना नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ज्ञान आपको गणित का होना चाहिए, थोड़ी सी अंग्रेजी आनी चाहिए, that whatsoever the teacher is speaking and the content is written on the piece of paper, you are able to understand that only। समझ में आ गई बात? यहां तक किसी की कोई क्वेरी, किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई सवाल? पक्का? चलिए तो चलते हैं आगे बच्चों, समझते हैं व्हाट आर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस या स्कीम ऑफ स्टडीज जो आपको 11th क्लास में मिलेगी। ईदर यू बिलोंग टू आईएससी बोर्ड और यू बिलोंग टू सीबीएसई बोर्ड। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बातें सुनाई पड़ रही थी कि 11th-12th में 2 लैंग्वेज सिस्टम कंपलसरी हो जाएगा कि आपको हिंदी तो पढ़ना ही पढ़ना है। बट अभी इसका कोई ऑफिशियल सर्कुलर किसी बोर्ड ने इशू नहीं किया है। अगर वो आ जाएगा तो थिंग्स वुड चेंज, एल्स इतना तो रहेगा ही रहेगा उसके आने के बावजूद भी। इंग्लिश जैसा एक सब्जेक्ट मिलेगा उन बच्चों को, दोज हु स्टडी फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एंड दोज हु स्टडी फ्रॉम आईएससी बोर्ड। 10th क्लास तक आईसीएसई होता है, 12th में इट बिकम्स व्हाट? आईएससी। उनको इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। लैंग्वेज इज सेपरेट एंड लिटरेचर इज सेपरेट। वेयर सीबीएसई स्टूडेंट्स का 80 मार्क्स का पेपर होता है, इसी में लगभग 40 नंबर का लैंग्वेज मिलेगा और 40 नंबर का लिटरेचर। आईएससी में थोड़ा सा इंग्लिश भाई टफ होता है, अंग्रेजी बोर्ड है। सीबीएसई में इंग्लिश थोड़ी सी आसान होती है। सीबीएसई में थोड़ा अप्लाइड पैटर्न होता है, मतलब बर्डन ऑफ इंग्लिश सीबीएसई में कंपैरेटिवली कम है। तो अब सीबीएसई वाले बच्चों को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, अरे वाह हम तो सस्ते में निकल लिए। और आईएससी वाले बच्चों को दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमें ही ये कंटाइन सांस मिली थी। अब एडवांटेज क्या है? अगर बच्चों आपने आईएससी बोर्ड से इंग्लिश पढ़ ली और आपके मार्क्स ऑन एन एवरेज 80% प्लस आते हैं, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे आपको जो टॉफल एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक आईएससी बोर्ड के बच्चे को एडवांटेज होता है। ये एडवांटेज बहुत बच्चों को नहीं भी पता है। इवन अमेरिका का जो सैट होता है यूएस का, वहां पे भी देयर इज सम डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन because the level of English that ISC student studies is comparatively super tough when compared with the level of English as taught to CBSE students। सीबीएसई वाले तो समझ लो लेस का 20 रुपए का चिप्स का पैकेट होता है ना, वो खाते खाते अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। और आईएससी वालों के ऊपर तो करेला, ऊपर से नीम की कोटिंग, तो इंग्लिश कुछ उनका ऐसा है। तो बेचारे आईएससी वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं भी आईएससी का स्टूडेंट रह चुका हूं तो मैं दर्द समझ सकता हूं बच्चों का। गॉट इट क्लियर? चलिए, thereafter we have a subject called as accountancy एंड आईएससी वाले बच्चे इस सब्जेक्ट को अकाउंटेंसी नहीं बल्कि एक डिफरेंट नाम से जानते हैं, दैट इज अकाउंट्स। सब्जेक्ट इज टोटली सेम। हाँ, 4 साल पहले की बात करें तो पेपर पैटर्न वाज टोटली डिफरेंट फॉर आईएससी एंड सीबीएसई स्टूडेंट। बट अगर हम बात करें पोस्ट कोविड की,
तो आईएससी और सीबीएसई दोनों का सिलेबस परफेक्टली एज पर एनईपी बनाया जा चुका है, जिसमें 25% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 80 में से 20। गॉट इट क्लियर? और रिमेनिंग आपके सब्जेक्टिव और इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आई वांट एवरीबॉडी, ये जो मैंने आपको शीट दी है इसके पीछे आप स्कीम ऑफ स्टडीज को नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो सो कॉल्ड अकाउंट्स बोले या अकाउंटेंसी बोले, द सब्जेक्ट इज पर्टिकुलरली सेम। 80 में से आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यूज मिलेंगे, बाकी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, और एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी का डेफिनेशन एंड ऑल दैट किसी जमाने में आता था, अब नहीं आता है ये सब। तो ये मत सोचिएगा कि सो कॉल्ड बस थोड़ा सा किताब पढ़ के पास तो हो जाएंगे। यार पास होना बहुत आसान है, 33 मार्क्स लाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। बट अगेन जितना बेटर अकाउंटेंसी आप 11th एंड 12th में पढ़ेंगे बच्चों, उतना आपको बेनिफिट होगा। ईदर यू डू इन फ्यूचर योर सब्जेक्ट कोर्स कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और एमबीए और बीबीए और बीकॉम, आप कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम का कोर्स पढ़े, अगर आपकी 11th 12th की पढ़ाई स्ट्रांग है तो आपको आगे कहीं प्रॉब्लम होगी नहीं। और अगर 11th 12th नहीं पढ़ा तो सिवाय प्रॉब्लम के और कुछ नहीं होगा आपको। समझ में आ गई थी बातें? सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे ये मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत सीबीएसई के बच्चे जानते हैं क्योंकि वो 9th-10th में पढ़ के आते हैं इकोनॉमिक्स, बट आईएससी स्टूडेंट्स के लिए इट इज टोटली अ न्यू सब्जेक्ट, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में हमारी क्लासेस फॉर आईएससी एंड सीबीएसई इकोनॉमिक्स की सेम चलेंगी फॉर पर्टिकुलरली 2 to 3 चैप्टर्स, बिकॉज वो स्टार्टिंग में सेम है। 50% आईएससी सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टैटिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो आपने मीन मीडियन मोड जैसा पढ़ा होगा आसान आसान, अब उतना आसान नहीं होता, थोड़ी मेहनत और करनी है। वो सिलेबस क्लास 11th का आईएससी सीबीएसई का सेम है। रिमेनिंग सिलेबस इज डिफरेंट फॉर आईएससी स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट फ्रॉम सीबीएसई, तो वहां पे हमारी क्लासेस फिर स्प्लिट हो जाती हैं। आईएससी स्टूडेंट्स के लिए क्लास इज डिफरेंट एंड सीबीएसई के लिए इट इज डिफरेंट। देन कम्स योर अदर सब्जेक्ट, जो सीबीएसई में बिजनेस स्टडीज के नाम से और आईएससी में कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। गॉट इट क्लियर? एंड देयर आफ्टर वी हैव अ सब्जेक्ट दैट इज इलेक्टिव और ऑप्शनल। अब इलेक्टिव और ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात जब हम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपके लिए विच सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स लिखता हूं जो हो सकता है आपके स्कूल में होंगे, आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। सबसे पहला और आसान सब्जेक्ट क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन। इसको कृपया करके फिजूल की एजुकेशन मत बोलिएगा। गॉट इट क्लियर? किसी जमाने में फिजिकल एजुकेशन आसान था बच्चों, बट आज की तारीख में फिजिकल एजुकेशन में आपको समझ लीजिए 40% बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। गॉट इट क्लियर? फर्स्ट एड एंड ऑल। तो सिर्फ सब्जेक्ट का नाम सुन के 10 साल पहले जो पास हुआ था उससे पूछ के सब्जेक्ट ले लेना, ये समझ लीजिए बिना परिवार के बारे में जानकारी लिए शादी करने के बराबर है, जिसमें डाइवोर्स होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो सोचकर समझकर सब्जेक्ट को ऑप्ट कर। समझ में आ गया? अगला सब्जेक्ट जो आपको मिलेगा दैट इज कंप्यूटर साइंस इन आईएससी एज वेल एज सीबीएसई, एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ओनली इन सीबीएसई। इस सब्जेक्ट में आपको पाइथन जैसी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। स्कूल में सांप लेके ना पहुंच जाइएगा, मैम हम 3D में पढ़ेंगे, सांप ले आए इसलिए। गॉट इट क्लियर? तो अगर आपका इंटरेस्ट कल को स्पोर्ट्स वगैरह में है, आप चाहते हैं स्पोर्ट्स कोच बनना, आप चाहते हैं कि भाई हम इसी स्ट्रीम में स्पोर्ट्स में कुछ आगे चल के इंडिया लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करें, परफॉर्म करें, जो हिंदुस्तान में बहुत डिफिकल्ट है और बड़ा ही डिसरिकॉग्नाइज्ड करियर है। समझ में आ गया? आपने वो मूवी तो देखी होगी सुल्तान, बेचारा इतना बढ़िया वेट लिफ्टर था, निपट गया। तो सच्चाई दिखाई गई है मूवी में, गवर्नमेंट बहुत कम बजट खर्च करती है, बट देन टू भाई अपना अपना शौक और पैशन है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में तो कम, साउथ इंडिया में बहुत यूनिवर्सिटीज हैं जो फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवाती हैं। अगेन जॉब्स आर लेस, बट जितने हैं बड़े ल्यूक्रेटिव और बड़े ग्लैमरस जॉब्स होते हैं। और सिर्फ 11th 12th पढ़ के तो भाई कोई जॉब करियर नहीं डिसाइड करेगा ना। तो इफ यू हैव अ गुड पैशन एंड इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, लिटरली पढ़ना है, ये नहीं कि बस आसान है चलो ले ले टाइम पास में पास हो जाएंगे, डोंट गो फॉर दिस। पढ़ना है तो फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो अ गुड सब्जेक्ट। हैक करना चाहते हैं लोगों के बैंक अकाउंट से, हाई प्रोफाइल चोर बनना चाहते हैं, जेल जाने का कोई डर नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस ले लीजिए। गॉट इट क्लियर? लैंग्वेज सीखिए, कोडिंग करिए, चोरी चकारी करिए और आराम से पकड़ के तो जेल में रहिए। समझ में आ गया? तो इफ यू हैव अ पैशन फॉर प्रोग्रामिंग, आप टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर सीएस।
मैं इसलिए बात अभी कर रहा हूं बिकॉज 12th क्लास के बाद अगर आपको ग्रेजुएशन में बीसीए करना है तो 12th क्लास में आपके पास बच्चों सब्जेक्ट होना चाहिए ईदर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। सर अब ये अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है? ये सीबीएसई में होता है, आईएससी में नहीं होता है। ये मैथ्स ही होता है, बट जो कोर इंजीनियरिंग के चैप्टर्स होते हैं वो इसमें काट दिए गए हैं, और जो ज्यादा कॉमर्स से रिलेटेड चैप्टर्स हैं बच्चों वो इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। गॉट इट? तो काफी स्कूल्स में पिछले 3 साल से सीबीएसई में अप्लाइड मैथ स्टार्ट हो चुका है। तो जिन लोगों को आने वाले समय में बीसीए करना है उनके पास 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस या आईपी या अप्लाइड मैथ्स या मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। और सर नहीं है तो नहीं है, तब भी आप बीसीए कर सकते हैं। सर कैसे? 12th क्लास के बाद आपको एक 6 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स करना पड़ेगा फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट इन कंप्यूटिंग। वो 6 महीने का कोर्स करने के बाद यू आर एलिजिबल टू डू बीसीए। गॉट इट क्लियर? बट यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज नाटक करती हैं, वो नहीं देती एडमिशन। बट अगर आपके पास सीएस, आईपी, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होगा तो आपको दुनिया की हर यूनिवर्सिटी बीसीए कोर्स के लिए एलिजिबल कर सकती है। गॉट इट क्लियर? कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेरीज? एनी क्वेरीज? चलिए, ये सबको समझ में आ गया। देयर आफ्टर यू हैव अ सब्जेक्ट टाइटल्ड एज फैशन स्टडीज। ये मत सोचिएगा महंगे अच्छे कपड़े पहन के घुमाया जाता है। अगेन अ टफ सब्जेक्ट। इफ यू हैव अ गुड पैशन फॉर स्केचिंग, ड्राइंग, ऐसा नहीं कि एमएफ हुसैन जैसी स्केचिंग होनी चाहिए, इतना भी जरूरी नहीं है, टीचर्स सिखाते हैं आपको। अगेन अगर आपका सपना है कि आप मनीष मल्होत्रा को टक्कर देना चाहते हैं या सब्यसाची जी की तरह सौरभ सर के कपड़े डिजाइन करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप सब्जेक्ट ले सकते हैं कॉल्ड एज व्हाट? फैशन स्टडीज। दैट्स ऑल्सो अ गुड सब्जेक्ट। तो इन सब्जेक्ट जरा आप लिस्ट कंप्लीट कर लें, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना एडवांटेज देगा। तो अगर आप एपरल इंडस्ट्री में डिजाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर अ सब्जेक्ट विद कॉमर्स, दैट इज फैशन स्टडीज। कभी कभी मम्मी के मुंह से, दादी माँ के मुंह से आपने सुना होगा तुम बहस बहुत करते हो, और आप चाहते हैं अगर आपका बहस करना आपका एक करियर बना दे, तो आपको गैया के साथ बहस नहीं करनी है, ना किसी बड़े के साथ बहस करनी है। कहाँ पे बहस करनी है? कोर्ट में जाके बहस करनी है। और उस बहस में आपको कपिल सिब्बल जी की तरह एक एक बार अपीयर होने का 30 से 40 लाख रुपए भी मिल सकता है। बट उसके लिए अगेन एफर्ट बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि किसी भी आलतू फालतू कॉलेज से एलएलबी कोर्स कर लिया और 1 करोड़ के लॉयर बन गए, बिल्कुल नहीं, मेहनत करनी पड़ती है अगेन। गॉट इट क्लियर? तो आपको सब्जेक्ट कौन सा लेना पड़ेगा? लीगल स्टडीज नाम का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। कौन सा सब्जेक्ट? लीगल स्टडीज। अगेन ये भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप लॉ में करियर बनाना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर लीगल स्टडीज। और ये कभी मत सोचिएगा सर आसान कौन सा सब्जेक्ट है। आसान हिंदुस्तान में क्या, धरती पे सिर्फ सांस लेना है बस, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, उसके अलावा सब डिफिकल्ट है। तो आपकी चॉइस क्या है? रेस्टोरेंट में पिज्जा भी है, बर्गर भी है, चाउमीन भी है, आप क्या खाना चाहते हैं वो आपको अपने टेस्ट के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज मेंशन दिस एज वेल। आई रिपीट चिल्ड्रन, देयर इज अ लॉन्ग एरे ऑफ सब्जेक्ट्स। तो कवि वगैरह बनना है तो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है? हिंदी एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो अगर आपको लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर हिंदी एज वेल। ये मत सोचिएगा कि अगर आप हिंदी लेके पढ़ेंगे तो लोग आपको हिंदी मीडियम टाइप समझ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदी भी बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। मैं जब स्टूडेंट था 11th 12th में तो मेरे को 2 ही सब्जेक्ट सबसे टफ लगता था, एक लिटरेचर और एक हिंदी। मेरी हालत खराब होती थी ये 2 एग्जाम से, और ये 2 एग्जाम बीत जाते तो मेरे को मेरा एग्जाम ही सब खत्म हो चुका है। सो मेरे लिए तो भाई हिंदी बहुत टफ था। मम्मी समझाती रह गई, बहुत मार मारी की छोटी की मात्रा लगनी है, आगे से मात्रा लगनी है, भैया बहुत टफ सब्जेक्ट था। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को कि भैया टफ सब्जेक्ट लेके पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ो। तो इफ यू हैव पैशन टू स्टडी लैंग्वेजेस तो भाई मेरे हिसाब से आपको हिंदी पढ़नी चाहिए। तो आपने नाम सुना होगा अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का क्या नाम था उनका? हरिवंश राय बच्चन जी। तो वो प्रोफेसर तो सो कॉल्ड इंग्लिश के थे, बट कविताएं अपनी हिंदी में लिखते थे। ये भी बहुत अजब गजब लॉजिक है। तो इसको भी बहुत आसान मत समझिएगा, अरे हिंदी तो हो ही जाएगा, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाली 2 कौड़ी की हिंदी नहीं होती है।
थोड़ी स्टैंडर्डाइज हिंदी होती है, समझ में आ गया, रिक्शे वाली हिंदी नहीं होती है यहाँ पे। तो अगेन 11th 12th में सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ये दिमाग बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अरे अब तो 11th है, 5 सब्जेक्ट हैं, वो 5 उन 6 से भारी हैं जो 9 10 में छोड़ के आए हो। समझ में आ गया, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं 2 साल की मेहनत आपके जीवन को बहुत ऊपर भी ले जा सकती है और बेसमेंट पार्किंग पे भी ले जा सकती है। इसके लिए भी एक थोड़ी देर में मोटिवेशनल वीडियो भी हम देखेंगे जिसमें आपको साथ साथ मैसेजेस देता रहूंगा। देर आफ्टर आपको सो कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन हो गया, सीएसआईपी हो गया, अप्लाइड मैथ्स हो गया, फैशन स्टडीज, लीगल स्टडीज, हिंदी, एंड मेनी स्कूल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। गॉट इट क्लियर? कहीं पे रिटेल मिलेगा, कहीं मार्केटिंग मिल जाएगा, कहीं पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा, कहीं पे हमसे होगा या ना होगा सब्जेक्ट का नाम है योगा, योगा भी मिल जाएगा। अब कहने को योगा बड़ा आसान सब्जेक्ट है, बट वो आसान सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए है। रियलिटी में इतने आसन होते हैं कि आपकी हालत टाइट हो जाएगी वो आसन करते करते। और अगर आपने योगा को बहुत सीरियसली ले लिया और थोड़ी सी संस्कृत वगैरह आपने सीख ली, तो बाबा रामदेव बनने से आपको कोई रोक सकता ही नहीं है। 10-15 हजार का एनुअल, करोड़ का टर्नओवर आपका भी हो जाएगा। तो जिस भी सब्जेक्ट को आप मेहनत करके पढ़ेंगे, डेफिनेटली करियर हर सब्जेक्ट में होता है। कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं होता और कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है। आप कह रहे हैं सर हमको पागलों का इलाज करना है, तो क्या करें सर? आने वाले टाइम में दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन है। सर डिप्रेशन होता कैसे है? मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, लिंक्डइन पे वीडियो डाल दिया, लोगों ने लाइक नहीं किया। अरे लाइक कर दिया तो नालायकों ने कमेंट क्यों नहीं किया? अच्छा कमेंट किया तो दूसरे वीडियो की डिमांड क्यों नहीं की है? मेरे फेसबुक में 4 करोड़ फॉलोअर हैं, मार्क जकरबर्ग के 3,99,99,999 फॉलोअर हैं। डिप्रेशन में चली गई दुनिया। मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में 100 करोड़ खर्च किए, इसने अपनी बर्थडे पार्टी में 101 करोड़ खर्च किए, ये भी डिप्रेशन है, हमने कम क्यों खर्च किए? पता लगा गए थे किसी की शादी में, 2100 का शगुन दे के आए, 3 दिन बाद आया गुलाब जामुन तो 15 ही खाए थे, एक खाना भूल गए, इसका भी डिप्रेशन है। तो इस बीमारी को डिप्रेशन बोलते हैं। और इसको सही कौन कर सकता है? 2 लोग, एक जिनके पास चप्पल हो, सूत सूत के सही कर देंगे, और दूसरा जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हो। तो चप्पल से किसी को मारना तो भाई कानूनी जुर्म है, तो उसके लिए आपको जेल हो जाएगी। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा? साइकोलॉजी। समझ में आ गया? आपने ये भी सुना होगा सर वो हमारे दोस्त बोल रहे थे साइकोलॉजी तो पीसीबी वालों के लिए अच्छा होता है। भाई किस जमाने में आप बैठे हैं? हर चीज हर इंसान के लिए अच्छी और खराब होती है। तो इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन रीडिंग पीपल्स ब्रेन, योर चॉइस इज साइकोलॉजी। समझ में आ गया? बाकी मैं कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट काउंसलर या एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैंने आपको बेसिक बेसिक जिस्ट बता दिया। बोलने पे आ जाऊं तो एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक महीना बकवास कर सकता हूं मैं। समझ में आ गई सबको बात? पक्का? चलिए, so these are various subjects that you can take with your commerce stream in class 11th। कितनी कहानी सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए, तो इसी के साथ आगे चलते हैं। आपने सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट अगर नहीं लिखी है तो प्लीज लिख लीजिए। सो आगे की बात करते हैं बच्चों हम लोग। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये है मेरा सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल, सौरभ मल्होत्रा फेस एजुकेटर के नाम से। गॉट इट क्लियर? एट द रेट आपको कुछ डिजिट्स नजर आ रहे होंगे, दिस इज माय अदर मोबाइल फोन नंबर जिसपे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। 968 वीडियोस मिलेंगे बच्चों, और हर क्लास का लाइव लेक्चर वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे अगर हम जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको आपके मतलब की प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 11th अकाउंटेंसी लेक्चर्स के नाम से। प्लेलिस्ट इतनी ढेर सारी बनी है तो कभी कभी मेरे को भी ढूंढना पड़ जाता है कि मेरी प्लेलिस्ट है कहाँ पे। यस, ये है पूरी प्लेलिस्ट 162 वीडियोस के साथ चिल्ड्रन। इस 162 वीडियोस की प्लेलिस्ट में आपको पूरा ICCBSE का क्लास 11th का वीडियो लेक्चर पढ़ने को मिल जाता है। तो अगर आपका किसी भी दिन लेक्चर छूट जाए तो मैं तो आपको मैसेज करके टेक्स्ट प्रोवाइड, फाइल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपकी उस क्लास का वीडियो कौन सा होगा। बट अगर आप थोड़ा प्री एक्सेस करना चाहते हो, या मान लीजिए आप कोई आगे का टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो ईदर इट इज फॉर अकाउंटेंसी और इट इज फॉर इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन। आपको सारा प्लेलिस्ट क्लास 11th का यहाँ पे मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट है यहाँ पे 55 वीडियोस के साथ, इसमें आपको पूरे इकोनॉमिक्स के वीडियोस मिलेंगे मेरे। अकाउंटेंसी की भी प्लेलिस्ट है, और 11th क्लास का जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है चिल्ड्रन, उसके भी वीडियोस आपको पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगा, आपका पूरा फुल डिजिटल सपोर्ट एट ऑल टाइम्स आपके साथ रहेगा ही रहेगा। तो लाइव क्लासेस का वीडियो भी आपको मिलेगा और रिकॉर्डेड मिलेगा। बिकॉज मेनी टाइम्स ये होता है कि स्कूल टीचर्स
कुछ चैप्टर्स पहले पढ़ा देते हैं, हो सकता है मेरे सीक्वेंस में वो थोड़ा बाद में हो। तो यू माइट आस्क कि सर हमारे स्कूल में चैप्टर आ रहा है बट आप तो भी 15-20 दिन बाद पढ़ाएंगे, तो सर हम थोड़ा पहले उसको पढ़ना चाहते हैं। तो लाइव क्लास का सुपर इंटरैक्टिव अनकट वीडियो मिलेगा। अगर किसी बच्चे को डांट भी पड़ रही है तो वो भी उसके अंदर मिल जाता है। गॉट इट क्लियर? तो इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि स्कूल का सिलेबस थोड़ा आगे चल रहा है, हमारा पीछे चल रहा है, या मेरा आगे चल रहा है, स्कूल का थोड़ा पीछे चल रहा है, तो आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, आप हमेशा आगे ही रहेंगे। गॉट इट? फेस एजुकेटर क्यों बोलता हूं मैं अपने आप को? फेस एजुकेटर मतलब आपको मेरी फाइनेंस की क्लासेस भी मिलेंगी। व्हाट इज फाइनेंस वो हम कुछ लेक्चर्स के बाद डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंसी की क्लासेस मिलेंगी, कॉमर्स की क्लासेस मिलेंगी जैसे हम सीबीएसई में बिजनेस स्टडीज बोलते हैं, और इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेंगी। तो फेस का मतलब ये है बेसिकली। डोंट अज्यूम फेस एजुकेटर का मतलब कि मैं फेस पढ़ने की एजुकेशन आपको दूंगा। तो ये चैनल लिंक भी आपको मिल जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सारी चीजें यहाँ पे फ्री ही मिलती है। समझ में आ गई सबको बातें? चलिए, तो एक छोटा सा मैंने आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लिखा हुआ है, मैंने नहीं बनाया, इट इज अगेन डाउनलोडेड फ्रॉम यूट्यूब। अब अपनी कॉपी रेडी कर लीजिए, कुछ मैसेजेस इसमें आएंगे जो आपके लिए लिखना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला कंटेंट लिख लीजिए, 212 द एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ सक्सेस। नो नीड टू वेस्ट एनी पेजेस इन योर कॉपी, ये जो मैंने आपको शीट दी है आप इसी के पीछे सब लिख सकते हैं। बहुत कम ही आपको अपनी कॉपी इस्तेमाल करनी होगी, बिकॉज मेरे सारे नोट्स वर्कबुक के फॉर्म में होंगे, और आपको वर्कबुक्स मिलेंगी, उसमें क्वेश्चन भी मिलेगा एज वेल एज सोल्यूशन की जगह भी मिलेगी। सिर्फ जो मैं आपको क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड करूंगा उनके लिए आपको होमवर्क कॉपी घर में यूज करनी पड़ेगी। कौन कौन सी कॉपी किस तरह से बनेगी, कैसे कैसे यहाँ पे टेस्ट हुआ करेंगे, वो हम इस मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद बात करेंगे। ठीक है? तो सब लोग लिख लें भाई, 212 डिग्री द एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ सक्सेस। प्रोटेक्टर में या अर्थ में पूरा गोला घूम ले तो कितना डिग्री बनता है? 360। चलिए, so you need to put this message at 212 degree what happens to water? It boils. Got it clear? एक्चुअली तो फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो 99.99 डिग्री के बाद 100 डिग्री पे वाटर क्या होता है? बॉयल होता है। और कन्वर्ट किस में हो जाता है? नहीं कन्वर्ट होता, स्टीम में। बट वो स्टीम इतनी भयंकर नहीं होती जितनी 212 डिग्री पे भयंकर होगी। समझ में आ गया? एंड विद बॉइलिंग वाटर कम्स व्हाट? स्टीम। एंड विद दिस स्टीम you can power a train. I repeat children, with this steam you can power what? A train. थोड़ा सा जीके टेस्ट कर लूं अगर लोगों की इजाजत हो तो। स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था? भूल गए? सोचिए सोचिए सोचिए, गूगल करेंगे। अच्छा मैं स्टोरी बता देता हूँ, शायद याद आ जाए। वो इंसान अपनी नानी माँ को किचन में चाय बनाते हुए देख रहा था, और चाय की केटल का जो लिड था, ढक्कन था, वो स्टीम की वजह से उछल रहा था। तो उसके दिमाग में लॉजिक आया कि अगर इतनी स्टीम एक लिड को उछाल सकती है, और अगर मैं इस स्टीम की क्वांटिटी बढ़ा दूं तो कितनी पावर जनरेट कर सकती है। ये स्टोरी याद होगी, आपके फिजिक्स के टीचर्स ने शायद आपको पढ़ाया होगा, जब स्टीम वाटर के बारे में, एनर्जी के बारे में पढ़ाया होगा। नहीं पढ़ाया? चलिए अच्छा गूगल कर लीजिए, देख के बताइए, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। चलिए भाई, जवाब आ गया प्रज्ञा जी की तरफ से, जेम्स वॉट। समझ में आ गया? नहीं तो क्वेश्चन में तो वॉट लगा दी थी सबकी। चलिए, तो विद द स्टीम यू कैन पावर व्हाट चिल्ड्रन? अ ट्रेन। And this is the definition of success. How? Let's see. So the message is, some men obtain victory by exerting at the last moment more vigorous effort than before. जितना आपने लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक मेहनत की होगी, उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपने फरवरी के 12-15 दिन में कर ली होगी शायद। गॉट इट क्लियर? और उस मेहनत का सो कॉल्ड जो आउटकम होगा वो कहीं ज्यादा होगा। और ये लॉजिक भी है कि जब तलवार सर पे लटकती है
तो बचने के रास्ते ज्यादा खोज लिए जाते हैं। मम्मी ने बहुत बोला होगा अक्टूबर नवंबर पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हाँ ठीक है पढ़ तो रही है, पढ़ तो लेंगे ही, बट जनवरी एंड मिड से या फेब स्टार्ट से आपकी पढ़ाई तेज हो गई और चीजें बुद्धि में घुसने भी ज्यादा तेज लगी ना, क्योंकि उस समय पूंछ में आग लगी थी, तो इसलिए हम भागने भी तेज लगे। चलिए, तो इस मैसेज को आप शीट में नोट डाउन कर लें और घर में बढ़िया जगह में इस मैसेज को लिखकर सो कॉल कहीं पेस्ट कर लीजिएगा, तो ये आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। सम men obtain a victory by exerting at the last moment more vigorous effort than before. See this record. Olympic margin of victory men's giant slalom 0.17 सेकेंड्स का डिफरेंस था उसमें, जो फर्स्ट आया और जो सेकंड आया, 0.17 सेकेंड्स। Again, quote this. Triumph is always nearest when defeat seems inescapable. Men's 800 meters children. फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच में गैप कितना था? 0.21 सेकेंड्स। हाँ, पहले वाले का नहीं, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। 0.21 सेकेंड्स कितना होता है पता है? एक सेकंड से भी कम बेसिकली, मतलब यू कैन से सेकंड का 1/3 पार्ट इट कैन बी सेड। तो बस कभी भी ये मत सोचिएगा अरे बहुत मेहनत चाहिए 99 लाने के लिए, कोई मेहनत नहीं चाहिए। कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना, हम तो एक हफ्ता पढ़े थे मेरे 70 मार्क्स आ गए, तो थोड़ी दिमाग की बत्ती जला लीजिए बगैर मेंटोस खाए। एक हफ्ता पढ़ के अगर 70 आ सकता है, तो 15 दिन पढ़ के शायद 90 भी आ सकता है। गॉट इट क्लियर? और काफी बार मैंने सुना है बच्चों को भी, और काफी लोग बोलते हैं अरे मार्क्स में कुछ नहीं रखा, तो और किस चीज में रखा है? मार्क्स में बहुत कुछ रखा है। ऑब्वियस सी बात है, 99 में और 92 में फर्क नहीं होता, बट 62 में और 92 में डेफिनेटली फर्क होता है। तो आपको लग रहा था आपका 99 आएगा बट 92 आ गया, फील सैड। बट आपको लग रहा था कि 92 आएगा बट 62 आ गया, प्लीज डोंट फील सैड। आपको गलत लग रहा था एक्चुअली में, आपको सही लग ही नहीं रहा था उस समय, क्योंकि आपने मेहनत 62 वाली की थी। तो जो 99 की मेहनत करेगा उसका कभी 62 नहीं आने वाला। 99 की मेहनत करने वाले का 92 आ सकता है, 88 आ सकता है, बट 62 कभी भी नहीं आएगा। तो अपने आप से कभी झूठ मत भूलिएगा। चलते हैं आगे। You may have to fight a battle more than once to win it. न्यूमेरिकल का आंसर एक बार में नहीं आया तो क्या छोड़ देंगे उसको? छोड़ देंगे? अगर ऐसी सोच है तो फिर पापा मम्मी से एक बार अगर कोई चीज मांगी और उन्होंने नहीं दी, तो क्या आप उनको छोड़ देंगे? नो। बार बार आप उनको परेशान करते हैं ना, कैसे नहीं लाके दोगे? आप नहीं लाके देंगे और क्या हम चोरी करके लें कहीं से? तो लाके तो आप ही को देना पड़ेगा। तो जैसे आप पापा मम्मी को परेशान करते हैं, जिद करते हैं किसी चीज को सो कॉल खरीद के आपको देने के लिए, वैसे ही आपको पढ़ाई में भी जिद करनी है। कैसे ही आंसर नहीं आएगा? आंसर तो आएगा ही आएगा। तो कभी भी आपको हार नहीं माननी। एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं, हालत खराब है, फेल भी हो सकते हैं, साम दाम दंड भेद, अगल बगल जुगाड़ पानी लगाते हैं ना, तो वैसे ही अपनी पढ़ाई में भी जुगाड़ पानी लगाना है। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आ रही है, तो जितना मेरा ज्यादा आप जूस निकाल सकते हैं निकाल लीजिएगा। ये मत सोचिएगा एक बार तो सर से पूछ चुके हैं, अब दूसरा पूछेंगे तो सर क्या सोचेंगे। अगर नहीं पूछेंगे, मैं तब सोचूंगा कि बड़े बेवकूफ टाइप के बच्चे अपना एडवांटेज लेना ही नहीं चाह रहे। तो अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? जो टीचर को इतना परेशान कर दे क्लास में क्वेश्चन पूछ पूछ के कि टीचर को लगे अगले जन्म तो मैं टीचर बनूंगा ही नहीं, या मैं आज रात में ही आत्महत्या कर लूंगा जाके। तो आपको इतना मेरे को परेशान करना है। ये कहीं मत सोचिएगा सर क्या सोचेंगे, बगल वाला क्या सोचेगा। बगल वाले को भी नहीं आ रहा है समझ में, वो तुम्हारे डिपेंडेंट है कि तुम अगर क्वेश्चन पूछो शायद मेरे भी कुछ बारे नहीं आ रहे हो जाए। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको कभी भी क्वेश्चन पूछने में मेरे से हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप अपने आप को इंसान समझते हैं तो। समझ में आ गया? एक बार पूछिए, दो बार पूछिए, 100 बार पूछिए, करोड़ बार पूछिए। जिस दिन मैं बोलूं मैं नस काट लूंगा अगर फिर से पूछा दो, बस उस दिन मत पूछिएगा फिर से। और मैं ऐसी गलती कभी करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं नस काटूंगा घर वाले मेरे करोड़पति बन जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन पूछते टाइम कभी डरना है आपको, कभी हिचकिचाना है? नो। क्वेश्चन पूछने की कोई अलग से फीस नहीं है, गिवन फीस में ऑल इंक्लूडेड है। तो जितना आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए आगे चलते हैं। So you may have to ask again and again to clarify your doubt. Women's 1000 मीटर स्पीड स्केटिंग चिल्ड्रन, फर्स्ट और सेकंड वाले में टाइम गैप कितना था? 0.07।
तो सारी बातें यही रिफ्लेक्ट करती हैं कि बस थोड़ी सी अगर हम मेहनत और कर लें कहीं पे, तो हमारा जो बेटर है दैट कुड बी कन्वर्टेड इनटू बेस्ट एज सच। समझ में आ गया? 99 मार्क्स थे, थोड़ा सा और अच्छा लिख दिया होता टीचर 100 देता, बट आपकी मार्कशीट में तो 99 आ गया। तो ये आपका इंटेलिजेंस नहीं था जो आपका 100 नहीं आ पाया, ये आपकी लापरवाही थी जो आपका 100 नहीं आ पाया। तो सिर्फ लापरवाह इंसान के नंबर कम आते हैं, इंटेलिजेंट इंसान के नंबर कभी भी कम नहीं आते, और मैं आपको लापरवाह बनने नहीं दूंगा। So by doing the extra degree, these champions achieved results beyond their wildest expectations. So this is the extra degree that we can apply every day. सर ने 40 सवाल दे दिए हैं, तो ठीक है, आप ही को करने हैं, पड़ोसी को थोड़ा करने हैं। और सर हम इतना होमवर्क कैसे करेंगे? हाथ से करेंगे, और अपने लिए ही करोगे। आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे तो हु विल फील सो कॉल्ड सुपर हैप्पी? पेरेंट्स, टीचर। बट अल्टीमेटली सक्सेस चार्ट किसको मिलेगा? आप ही को मिलेगा। अच्छा बिजनेस सेटअप, अच्छा जॉब किसका होगा? आप ही का होगा। समझ में आ गया? तो आपके पेरेंट्स आपके लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, अच्छी चीजें अरेंज कर सकते हैं, टीचर आपको अच्छा क्वेश्चन दे सकता है, उसको खाना किसको है? आप ही को खाना है। समझ में आ गया? तो बस हमेशा ये मान के चलिएगा कि अच्छा हुआ हमें ढेर सारा होमवर्क मिल गया। हो सकता है कम होमवर्क मिलता, क्वेश्चन एग्जाम में आता तो हम अटेम्प्ट ही ना कर पाते। तो इसलिए कभी भी, काफी बच्चे कहते हैं कि भाई सौरभ सर होमवर्क बहुत देते हैं, तो दे ही रहा हूं ना, ले तो कुछ नहीं रहा हूं ना आपसे। समझ में आ गया? दे ही तो रहा हूं, ले तो कुछ नहीं रहा। कभी घर में ऐसा बोला है गिफ्ट बहुत ढेर सारा आ रहा है बर्थडे में, अगले साल से नहीं करूंगा बर्थडे पार्टी? नानी माँ के यहाँ 51,000 का लिफाफा हमेशा पकड़ा देती हैं, तो कोई बात नहीं, अगली बार उसमें से 31,000 मेरे को दे दीजिएगा। तो कभी आपने नानी माँ के लिफाफे को मना किया? किया? नहीं किया। कभी पापा मम्मी ने बर्थडे में गिफ्ट दिया, आपने मना किया? नहीं किया। कभी फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिया, मना किया? नहीं किया। तो वैसे ही मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आप मना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मना करेंगे तो नानी माँ का लिफाफा, बर्थडे का गिफ्ट, पापा मम्मी से मांगी हुई चीजें सारी की सारी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और मेरी अप्रोच भगवान तक है, वहां तक कंप्लेन चलेगी तो सांसें भी कम हो जाएंगी। तो इसलिए कभी भी आपको होमवर्क से डरना नहीं है, आपको यही बोलना है सर जितनी औकात है होमवर्क देख के देखिए, हम सब करके ले आएंगे सर। क्योंकि जितना ज्यादा मेहनत अगले 730 दिन आपने कर ली, उतना भविष्य आपका उज्जवल हो जाएगा। नहीं तो 10 साल बाद आप बोलेंगे यार थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती ना, ये जो पापा का 40 लाख एमबीए में बर्बाद करा दिया, शायद 3 लाख रुपए में सीए कर लेते, या 8 लाख रुपए में निफ्ट से पढ़ लेते, तो भी उतना ही पैसा हम कमा लेते। गॉट इट? तो जितना कम पढ़ेंगे कॉलेजेस में फीस उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा पढ़ेंगे कॉलेजेस में फीस उतनी कम। चॉइस इज योर्स, लक्ष्मी खर्च करनी है कि सरस्वती खर्च करनी है? चलिए भाई। सो इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। अब इसी के ऊपर मेरे को कुछ बातें याद आती हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है सर? आफ्टर वी स्टडी कॉमर्स स्ट्रीम, यू कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या? सुना बहुत है इसके बारे में। छोटे शहरों में तो ये एजेंट्स होते हैं बेवकूफ बनाने वाले। बड़े शहरों में जो काम एक डॉक्टर करता है, बच्चों, आपको कौन सी दवाई दें ताकि आपकी तबीयत हमेशा ठीक हो और जल्दी जल्दी आप बीमार ना पड़े, तो आपकी कौन सी एडवाइस ऐसी आपको इस इंसान से मिल जाए ताकि आपकी कमाई पे सरकार को टैक्स कम मिले और आप ज्यादा से ज्यादा अपनी अर्निंग कैपेबिलिटीज क्रिएट कर ले? तो घर ऐसा बने जहां पे एयर कंडीशनर की जरूरत कम से कम हो बच्चों, या ज्यादा से ज्यादा? कम से कम। तो जो काम घर के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर करता है, जो काम आपकी बॉडी पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर करता है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड वही काम कौन करता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। देन सर व्हाट एन एमबीए डज? हिंदुस्तान में तो एमबीए वो काम करते ही नहीं जो करना चाहिए। एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? महाबेकार आदमी, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये करने के बाद आप अगर बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीए करते हैं, तो आपको इतनी अच्छी पढ़ाई वहां पे कराई जाती है, प्रोवाइडेड आपको भी बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, आप एक अच्छा नया बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। गॉट इट क्लियर? जिससे यू कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल और अपना भी जीवन आपका बड़ा अच्छा होगा। और आप अगर इतनी टेंशन जीवन में नहीं लेना चाहते, तो आप एमबीए करके करोड़ों रुपए का जॉब भी कर सकते हैं। अब एमबीए हमारे देश में पहले तो सिर्फ 2 इयर्स का होता था, कुछ इयर्स से बच्चों ये 5 इयर्स का हो गया है। 5 इयर्स का मतलब सर 2 बार पढ़ना पड़ता है क्या? नो 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 नो। 5 इयर्स का एमबीए आपको क्लास 12 के बाद मिलेगा, जिसके लिए आपको इंडिया में एक एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? आईपी मैट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। गॉट इट क्लियर? पहले 3 साल आप बीकॉम की पढ़ाई करते हैं या बीबीए की पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद 2 साल आप उन्हीं बच्चों के साथ
एमबीए की पढ़ाई करेंगे जो कैट का एग्जाम देकर आफ्टर ग्रेजुएशन आए हैं। तो अगर 12th के बाद आप घुस गए फॉर एग्जाम्पल आईआईएम रोहतक में, तो आप 5 साल की पढ़ाई करके निकलते हैं। और अगर आप 3 साल ग्रेजुएशन कहीं से करते हैं तो उसके बाद आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा एमबीए के लिए? कैट। और फिर आप 2 साल पढ़ते हैं। ये 2 साल की पढ़ाई कॉमन होती है हर बच्चे की, जो 5 इयर्स कर रहे हैं वो भी, और जो सिर्फ 2 ईयर करेंगे वो भी। सर सीए में कितना टाइम लगता है? रिसेंट 2024 की गाइडलाइंस के हिसाब से आपके एडमिशन लेने के बाद 42 मंथ्स में अगर आप फेल नहीं हुए बीच में, तो यू कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहले इसके लिए लगभग 4.5 साल लगा करते थे, अब ये 42 मंथ्स हो चुका है। 42 मंथ्स उनके लिए जो मार्च 2026 में क्लास 12th का एग्जाम देंगे आप लोग मतलब, और जून 2026 में पहला फाउंडेशन अटेम्प्ट आपका सीए का होगा। तो सीए में देयर आर 3 लेवल्स, फाउंडेशन, पास करने के बाद इंटरमीडिएट, उसको पास करने के बाद फाइनल। फाउंडेशन एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इट इज अकाउंटेंसी, जो आप 11th-12th में पढ़ोगे, पूरी वही होती है। 2-3 चैप्टर्स बस नए आते हैं जो आप 1 महीने के अंदर पढ़ लेते हो। इकोनॉमिक्स पूरी आपकी 11th-12th की होती है। मैथ्स पूरी 11th-12th की होती है। मर्केंटाइल लॉ वही पढ़ेंगे आप जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। तो आपको 12th के बाद सिर्फ मर्केंटाइल लॉ पढ़ना पड़ता है, एल्स आपका पूरा फाउंडेशन का सिलेबस जो बच्चे कॉमर्स विद मैथ्स लेके पढ़ते हैं उनका 11th-12th में ही तैयार हो जाता है। और मैं आपको अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का जो लेवल पढ़ाऊंगा, मैं आपको फाउंडेशन क्या इंटरमीडिएट तक के कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन 11th-12th में ही सॉल्व करवा दूंगा। गॉट इट क्लियर? तो मैं 3 बुक्स क्लास 11th के लेवल की आपको सॉल्व करवाऊंगा अकाउंटेंसी में, और 1 बुक मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जो आपके सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल की होगी, क्योंकि काफी चैप्टर्स आपको बाद तक भी पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन क्लास 7th 8th 9th में स्टार्ट होता है, और एमटेक का बच्चा इसको फॉलो करता है, इजंट इट? साइंस तो भाई खत्म तो होगी नहीं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री ओनली इन क्लास 3, उसके बाद वाटर बॉयल ही नहीं करेगा कभी। भाई आप एक केमिकल इंजीनियर भी बन जाएंगे तो ये लॉ हमेशा फॉलो करेगा ही करेगा। और इंटरमीडिएट पास करने के बाद 8 सब्जेक्ट 7 पेपर होते हैं इसमें। आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकल के अंडर। जब आपने वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, तब आपको क्या करना पड़ता है? फाइनल का एग्जाम देना पड़ता है। कुछ टाइम की ट्रेनिंग फिर पेंडिंग बचती है, वो आप इसके बाद भी कर सकते हैं। एंड देन यू बिकम व्हाट चिल्ड्रन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ गया? तो डॉक्टर बनना जितना टेढ़ा है, सीए बनना भी उतना ही टेढ़ा है। बट एडवांटेज इज दिस, पैसे नेग्लिजिबल खर्च होते हैं, नेग्लिजिबल। आप बहुत उड़ के सीए बनने के लिए अगर पैसा खर्च कर लेंगे, 2-3 लाख रुपए बर्बाद कर पाएंगे अपने पेरेंट्स का, उससे ऊपर कर ही नहीं पाएंगे पूरे 4 साल की जर्नी में। मेहनत बहुत है, पढ़ाई बहुत ही ज्यादा पढ़ाई है, बट समझ लीजिए कि पत्थर डायमंड बन जाता है, वही सीए होता है। तो डूइंग एमबीए इज कंपैरेटिवली इजी, not a very hard and fast rule, but CA is definitely a tough nut to crack. बट इतना भी टफ नहीं होता है कि बच्चे आत्महत्या कर लें, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट बात वही है, आईएम से एमबीए करना है भाई, आईपी मैट अराउंड डिमांड करेगा 40 लाख रुपीस। कैट के थ्रू 2 साल लगभग 20 से 25 लाख रुपए, मेहनत कम पैसे ज्यादा। और किस दिन कंपनी में ताला लग जाए, आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर सीए ये तो खुद चाबी लेके निकलता है, लास्ट कंपनी बंद हो गई, बेड़ा गर्क हो गया, आखिरी में सीए निकलेगा। एमबीएस को पहले निकाला जाता है बाहर। समझ में आया? बट खैर, इंडिया एज अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, तो ऐसी बातें सिर्फ क्लासरूम के अंदर की जा सकती हैं, रियल वर्ल्ड में ऐसा अप्लाई कभी होगा ही नहीं। क्या सब कुछ जीरो हो जाए, ऐसा होगा? सर फिर तो खाना भी फ्री में मिलेगा, तो हमें पैसे की जरूरत ही क्या है? तो चॉइस आपकी है, 90% मेहनत और 10% पैसे। सीए 90% पैसे और 10% मेहनत, इट इज एमबीए। difficulty level to qualify CAT, difficulty level to qualify IP MAT, and difficulty level to pass CA exams, more or less same. I repeat, more or less same. MBA थोड़ा सा ग्लैमरस है, CA ग्लैमरस नहीं है। AC फर्स्ट की ट्रैवल CA में भी है, AC फर्स्ट का ट्रैवल MBA में भी है। बट MBA में अगर आप AC फर्स्ट पे ट्रैवल करते हैं तो आपके सामने एक असिस्टेंट हमेशा खड़ा रहता है, यहाँ पे आपको अटेंडेंट को बोलना पड़ेगा एसी कम कर दो, एसी ज्यादा कर दो। जो सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की है बच्चों, शिवजी के सिग्नेचर की भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर आपकी तबीयत खराब है, सिर्फ डॉक्टर इसको सर्टिफाई कर सकता है। आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं कि खराब, कौन सर्टिफाई कर सकता है पूरी धरती पे? सिर्फ एक सीए। तो अथॉरिटेटिव पावर भगवान से भी ज्यादा किसके पास है?
सीए के पास है। तो दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं चल रहे हैं। तो आपको अगर लगता है कि भाई फाइनेंस, टैक्सेशन, इन सब में आपका इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर सीए। नहीं सर मैं थोड़ा सा हाई फाई भोकालबाजी वाला प्रोफेशन चाहता हूं, थोड़ा ग्लैमर वैमर हो उसके अंदर, देन यू शुड गो फॉर एमबीए। समझ में आ गया? तो अभी आप इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए। आज क्लास से गए, मम्मी अब सीए करना है, सर ने कहा 3 लाख रुपए लगे, लो पहले 3 लाख रुपए दो मेरे को। गॉट इट क्लियर? तो अभी तो हर दूसरे दिन, हर हफ्ते आप लोगों से मिलेंगे और आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स विल कीप ऑन चेंजिंग। आई हैव स्टूडेंट्स, मैंने आपको एडमिशन ब्रोशर में नाम भी दिया हुआ है अपने एक स्टूडेंट का, जिसका नाम सो कॉल्ड अविनाश मिश्रा था। लास्ट ईयर ही उसने 2023 में 12th पास किया और आईपी मैट के थ्रू आईआईएम से वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कर रहा है एमबीए, और साथ ही साथ बच्चों ही इज एनरोल्ड फॉर सीए ऑल्सो। क्योंकि सीए में आपको कोई क्लास या कॉलेज तो ज्वाइन करना नहीं, सिर्फ गिवन डेट्स पे एग्जाम देने आपको जाके। तो ही इज डूइंग हिज एमबीए ऑल्सो एज वेल एज सीए ऑल्सो। तो सर ये तो फिर बहुत ही कुछ भयंकर होगा। हाँ इनकी स्टार्टिंग भी 2-2.5 करोड़ रुपए से हो जाएगी मान लीजिए, क्योंकि इनके पास डबल टैग है। तो भाई जितना गोड़ डालेंगे मिठास उतनी ज्यादा होगी। तो अभी कुछ समय पढ़िए, चीजों को सीखिए और देखिए। 11-12 की पढ़ाई दोनों जगह काम आती है, सीए में भी काम आती है एज वेल एज एमबीए में भी काम आती है। और उसके बाद कुछ लोगों का विचार होगा, सर हम तो सोच रहे हैं कि शादी कर लें बस। तो उसके लिए तो बीकॉम एमकॉम कर लीजिए, बहुत ज्यादा है, इतना भी पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं कॉमर्स की, तो यू कैन गो फॉर बीकॉम फॉलोड बाय एमकॉम एंड फॉलोड बाय, पागल होके दौड़ो, पीएचडी। समझ में आ गया? पीएचडी मतलब रिसर्च इन द गिवन फील्ड्स। तो चॉइस इज योर्स। और ऐसा नहीं है कि लोग सीए करने के बाद पीएचडी नहीं करते। सीए इंडिया में इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। आई रिपीट चिल्ड्रन, इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। एक सीए को ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट दोनों माना जाता है। तो अगर आपने बीकॉम और एमकॉम नहीं किया और आपने सीए कर लिया बच्चों, उसके बाद डायरेक्टली यू कैन गो फॉर अ पीएचडी। समझ में आ गया? तो एमकॉम एंड एमबीए आर मोर और लेस इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स। बाकी हम जैसे जैसे पढ़ाई करते रहेंगे साथ साथ में चीजें आपको बताता रहूंगा। आजकल एक और रईसों की पढ़ाई चालू हो गई है, कॉल्ड एज व्हाट, बीबीए। जिनको अपने माता पिता के पैसे बहुत ढेर सारे बर्बाद करने होते हैं, दे जनरली गो फॉर व्हाट, बीबीए। समझ में आ गया? थोड़े कॉलेज के अंदर फेस्ट वो सब नाटक नौटंकी ज्यादा मिल जाता है, बट सिर्फ और सिर्फ पैसे बर्बाद करने का लॉजिक है। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता बीबीए करने के लिए, अनटिल अनलेस कोई बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटी से आपको ना मिल रहा। गॉट इट? बिकॉज अगर लड़कियां बीबीए करने चली गई तो समझ लीजिए शादी में इतना दहेज कम हो जाएगा, फिर जिंदगी भर सासू माँ की सुननी पड़ेगी। और लड़के अगर बीबीए करने चले गए तो शादी के बाद बीवी की ख्वाहिशें कम पूरी कर पाएंगे, क्योंकि बीबीए में उन्होंने पैसे बर्बाद किए हैं। तो बीबीए इज टोटली आप पैसा बर्बाद खेल, कभी भी इस तरफ इंक्लाइन मत होइएगा। समझ में आ गया? बीकॉम है सस्ता सुंदर टिकाऊ, डू दिस। उसके बाद अगर प्रोफेशनल फील्ड में जाना है तो आपके लिए क्या बना है, एमबीए। और 12th के बाद ही प्रोफेशनल फील्ड का रास्ता चुनना चाहते हैं तो यू विल गो फॉर आईपी मैट। समझ में आ गया? और अगर गधे की तरह मेहनत कर सकते हैं, पैसे कम खर्च करवाने हैं घर वालों के, तो गो फॉर सीए। समझ में आ गया? तो मेरा कुछ दिल ज्यादा लगा हुआ है सीए पे, इसलिए मैं थोड़ी सीए की, आपको हमेशा लगेगा सर सीए की तरफ आपका थोड़ा ज्यादा इंक्लिनेशन है। सीए मेरी सगी औलाद है और एमबीए सौतेली औलाद है। व्हाट इट? क्योंकि भाई मैं कॉमर्स का टीचर हूं तो मैं हमेशा पैसे की बात करूंगा। अब मैं तो नहीं कहूंगा 40 लाख रुपए बर्बाद कर दो, तो 40 लाख बर्बाद करने के बाद आपकी जॉब मोस्ट मैक्सिमम करोड़ सवा करोड़ की लग जाएगी। सीए करने के बाद भी भाई 30-35-40 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है। तो सर आधा ही तो पैसा मिला, उधर खर्चा भी तो कम हुआ है, वो भी तो जोड़ लो, वो क्यों नहीं जोड़ रहे हो? ओके। तो खैर अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, हर इंसान इंजीनियर नहीं बन सकता, हर इंसान टीचर नहीं बन सकता। समझ में आ गया? तो दीज आर द बेस्ट वंस। इसके बाद ढेर सारे करियर्स हैं, जहां चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? इन करियर्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो कभी भी खाने पीने की समस्या आपको नहीं होगी। फाइन, चलिए बच्चों चलते हैं आगे। So just add a few extra degree hours each month. That is an investment and which is your most valuable asset. तो कभी भी पढ़ाई से मत भागिएगा, पढ़ाई से कभी भी मत भागिएगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा कि आप अपने रिश्तेदारों को इग्नोर करें, आप अपने दोस्तों यारों की बर्थडे पार्टी में ना जाएं, बिल्कुल जाएं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर एजुकेशन। क्योंकि 5 साल बाद आपके दोस्त आपको तभी घास डालेंगे जब उनके पास मर्सिडीज होगी, आपके पास बीएमडब्ल्यू होगी। अगर उनके पास मेबैक काइसलर है 5 करोड़ की गाड़ी और आपके पास बच्चों वो एक्टिवा है,
कहेंगे दलित कहीं के, मेरी पार्टी में आना मत, तुम्हारी औकात मेरे से मैच करती नहीं है। समझ में आ गया? पक्का। तो क्लास मिस करके ना स्कूल की, ना ट्यूशन की, ना कोचिंग की, दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। मेक देम फील दैट यू आर वेरी स्पेशल। अगर बर्थडे करना है तो भैया छुट्टी वाले दिन करो, तब तो हम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अगर दोस्त कहेगा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो समझ लीजिए कि वो आपका दोस्त नहीं है। कहते हैं ना, दोस्त है तो जान भी दे सकता है, तो वे बर्थडे पार्टी का शेड्यूल चेंज कर। इज दैट अंडरस्टूड? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आपकी आत्मा है और आपकी पढ़ाई है, उसके बाद सब चीजें सेकेंडरी। समझ गए इस बात को बच्चों? So give a few extra efforts each month to your organization. At the end of the year, full work week will be added to your contribution. Corporate videos होते हैं सब, तो इसमें सब बातें लिखी होती हैं। स्टूडेंट के लिए बस इसमें यही बात बताई गई है कि भाई कभी भी मेहनत से आपको पीछे हटना नहीं है। जब चीज लग रही है टफ, तो उससे दुश्मनी मोल लेनी है। आप धर्मेंद्र, और वो टफ चीज के टुकड़े टुकड़े आपको कर देने हैं। सब चीजें चाइनीज है, तो इसमें भी चाइनीज लोग आ गए हैं। सो एलिमिनेट हाफ आवर ऑफ टेलीविजन ईच डे। अगर आधा घंटा टीवी कम देखेंगे हर दिन, तो 365 दिन में 182.5 आवर्स आपके पास कुछ अच्छा करने को हो जाएंगे। तो अगर आपकी टीवी देखने की आदत हो, तो प्लीज उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी बुढ़िया बनेगी एंड ऑल दैट, ये सब चीजें आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ अच्छी मूवीज होंगी वो मैं आपको प्रिस्क्राइब कर दूंगा, उनको जरूर देखिएगा, जिनसे आपका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो। आलतू फालतू टीवी चैनल देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी घर वालों को जलाना हो, सताना हो, मम्मी टीवी देख रही है 2 घंटा, दादी माँ तो दिन भर टिकटिकी लगाई रहती है टीवी के सामने, भजन देख रही है, आपको कंपटीशन करना, आप मेरा वीडियो देख डालिए। मैंने बताया था ना 162 वीडियो है पूरे सिलेबस के, आज ही जाके वीडियो देखना चालू कर दीजिए, साल भर का सिलेबस कल कंप्लीट हो जाएगा आपका। गॉट इट? तो टीवी पे थोड़ा सा क्या लगाना है, लगाम लगानी है, क्योंकि अब समय आ चुका है जब अपने करियर के बारे में सोचिए। नहीं तो 10 साल बाद मेरे को मत बोलिएगा सर वो बीएमडब्ल्यू वाला दोस्त बड़ा गिरा हुआ है सर, हमको सर भूल गया सर। वो बिल्कुल भूल जाएगा। बीएमडब्ल्यू वाला कहाँ एक्टिवा वाले को याद रखेगा भाई, बीएमडब्ल्यू वाला तो मर्सिडीज वाले को याद रखेगा सर। ठीक? तो टीवी एलिमिनेट करना पड़ेगा हमको अपने जीवन से। और बाकी मैं आपको क्लासरूम में दो टीवी दिखाई रहा हूँ। So 1200, 212 degree comes responsibility, a responsibility to act. So it's your life. You are responsible for your results, and results that can take you to the wildest of dreams that you must have thought of. तो ये इस वीडियो का आखिरी कोट है, प्लीज इसको जरूर लिखें। तो many of a times I have heard students, parents saying, हमारे बच्चे को टीचर अच्छा नहीं मिला था, अच्छी बुक्स मिल जाती तो मेरे बच्चे के मार्क्स आ जाते, थोड़ा सा वो सो कॉल्ड पढ़ाई में कमजोर है। तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है? आप ही की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप अमेजोन से अपने लिए बेस्ट ड्रेस मटेरियल ढूंढ सकते हैं, मार्केट में जाके शॉप में बेस्ट चप्पल ढूंढ सकते हैं, अपने लिए बेस्ट फूड ढूंढ सकते हैं, तो आप अपने लिए अपनी सक्सेस का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये कोट वही बोलता है, इट इज योर लाइफ एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट्स, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये बात समझ में आ गई? सो रिजल्ट्स दैट कैन टेक बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशंस। तो ये मत सोचिएगा पापा के पास बहुत कमाए हुए पैसे हैं। मैं आपको सच्चाई बता दूं, वो उनके अपने रिटायरमेंट के लिए, आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी उसके अंदर से। गॉट इट क्लियर? ये मत सोचिएगा पापा के पास दो दो कार हैं, दोनों उन्हीं की हैं। एक वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलाएंगे और दूसरी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। सर पापा के पास बहुत बड़ा घर है, पापा के पास है ना, आपको थोड़ा दे देंगे वो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बातों का बिल्कुल विचार और ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपकी पढ़ाई ही जीवन में आपका साथ देगी। सो प्लीज कोट दिस, लिखिए सबने। चलिए, सो दिस वाज 212 डिग्री, सो इट्स द टाइम टू टर्न अप द हीट। कौन सी हीट? पढ़ाई की हीट। ओके, अपडेट कर लीजिए अपने नोट्स को इससे। सो 212 डिग्री की कहानी होती है यहीं पे समाप्त। चलते हैं आगे बच्चों। चैनल का कॉम्पोजिशन तो मैंने आपको बता ही दिया, एंड आई हैव डिस्कस्ड कि भाई सो कॉल्ड आपके पास फ्यूचर करियर ऑप्शंस भी लगभग क्या है। बाकी करियर ऑप्शंस मैं बीच बीच में आपके साथ हमेशा डिस्कस करता रहूंगा। ये कंटेंट मैंने आपको दिया था
अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स का, जिसमें उन्होंने काफी बातें लिखी हुई हैं, जिससे आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई हु एम आई एंड व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम माय प्लेटफॉर्म। तो ये हैं अविनाश मिश्रा जी फ्रॉम IIM रोहतक। 5 साल बाद आपको ये मिलेंगे। जब तक आप भी सो कॉल्ड IIM रोहतक में अगर जाएंगे तो आप इनसे जरूर मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जाने के 2 फायदे हैं। एक तो मैंने फायदा पहले ही बता दिया पढ़ाई लिखाई का, आप रैगिंग से भी बच जाएंगे क्योंकि आपका सीनियर आपका जाना पहचाना होगा। गॉट इट? तो मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा हूं, बट यू विजिट एनी बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, यू आर गोइंग टू फाइंड माई स्टूडेंट्स देयर। सो काफी स्टूडेंट्स के टेक्स्ट हैं, पढ़ के थोड़ा सा इंस्पिरेशनल कोट वगैरह लेते रहिए। कॉमर्स डिफिकल्ट होता है कि नहीं होता, स्टार्टिंग में बच्चे को बड़ा लगता है, बट कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला सही सीख लिया तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता ही नहीं है। जो भी मिथ है दुनिया में, भाई सीए इज वेरी टफ एंड ऑल दैट, मैं आपको अपने 2500 स्टूडेंट्स का नाम गिना दूं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्वालिफाई किया है। अगर आपका बेसिक्स मजबूत है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, तो आपके लिए भी कोई भी टारगेट अचीव करना बड़ी चीज नहीं है। वो 12वीं फेल मूवी देखी थी ना? नहीं देखी थी तो आज जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। गॉट इट क्लियर? तो ऐसी मूवीज में बच्चों को बोलता हूँ देखने के लिए। मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th के बोर्ड एग्जाम के पहले तक मैं सिर्फ फाइनल एग्जाम में मैथ्स और साइंस में अच्छे नंबर ला पाता था। सर कितने आते थे? 45 से 48 के बीच में 100 में से। अच्छा क्यों होता था? मेरे को लगता था बस इतना ठीक है। बट जब मैं क्लास 11th में आया तो मेरी क्लास 11th में 5th रैंक आ गई क्लास में, और अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में कभी भी 90-95 से कम आता ही नहीं था, बिकॉज आई वॉज मेड फॉर कॉमर्स बेसिकली। समझ में आ गया? तो बच्चा कोई वीक नहीं होता है, कोई भी वीक नहीं होता है। सबसे ज्यादा तो दुनिया बेचारा ताना मार देती है, कॉमर्स लेके पढ़ रहा है बेचारा, और पता लगा 5 साल बाद उनका बच्चा भी उसी कंपनी में जॉब कर रहा है आपके अंडर में, क्योंकि वो तो मार्केटिंग हेड है और आप कंपनी के सीईओ बन गए, क्योंकि आपने तो सीईओ और एमबीए दोनों कर लिया। वो दलित बीटेक एमटेक करके फैक्ट्री में नौकरी पकड़ लिया, आप उसका इंटरव्यू ले रहे थे। फिर आप उससे मजा लीजिएगा, तुम्हारी मम्मी हमारे घर में आई ना आग लगाने के लिए, जो बोल रही थी भाभी जी अपने बच्चे को पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस लेके दीजिए। हमने भी पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस लेके दिया है। तो उनका बच्चा तो बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, मारुति में मैन्युफैक्चरिंग हेड बन गया, और आप मारुति के सीईओ बन गए। समझ में आ गया? पक्का? तो जीवन में चौराहे पे मीट करते हैं सब लोग आके, तो साइंस वालों से भी दोस्ती बरकरार रखिएगा, उनको मुंह मत चढ़ाइएगा कम नंबर आने पे कि एटम मॉलिक्यूल की तरह छोटे छोटे नंबर तुम लोग ला रहे हो। अंडरस्टैंडिंग? तो भैया चाहे साइंस पढ़ो, चाहे कॉमर्स पढ़ो, ह्यूमैनिटीज पढ़ो, दुनिया में कुछ भी पढ़ लो, जाना सबको जिंदगी में जीते हुए भी एक ही जगह और ऊपर भी एक ही जगह है, एग्जिट का रास्ता एक ही है। समझ में आ गई बात? तो एवरी पर्सन डज गुड इन हिज और हर लाइफ प्रोवाइडेड उसने मेहनत की हो बस। काफी स्टूडेंट्स का मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो बिलो मीडियोकर थे, शायद 60% नंबर भी नहीं थे, एंड टुडे दे आर फेयरिंग वेल इन देयर लाइफ, और अच्छे अच्छे पैकेजेस पे हैं, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स में हैं, क्योंकि उन्होंने फिर मेहनत करनी स्टार्ट कर दी है। तो इन टेक्स्ट्स को जरूर पढ़िएगा, ये आपके पास है, इसकी हार्ड कॉपी में बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये ढेर सारा कंटेंट है। ये एक स्टूडेंट है मेरा पुराने बैच का, प्रांकुर अग्रवाल, ऑलमोस्ट सीए फाइनल की तैयारी है अब इसकी, और इसने एक वर्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आई स्टिल रिमेंबर सिटिंग ऑन दैट सोफा। जिस सोफे पे आप बैठे हैं इस पे भी कभी वो बैठा करते थे। तो एकदम बहुत ही इंस्पिरेशनल है, आपको सब कुछ नजर आएगा। और ये नोट्स उनके, ये नहीं कि सिर्फ 11th-12th में काम आएंगे, आप ग्रेजुएशन में भी जब जाएंगे, बीकॉम 3rd ईयर में भी जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, आपको लगेगा तो सर के क्लास 12th वाले नोट से पढ़ लेते हैं, बड़ा फायदा मिल जाएगा पे। तो इस कंटेंट को जरूर पढ़िएगा। मैंने बच्चे से बोला भाई एक आर्टिकल लिख के दे दो अच्छा जो इंस्पायर करे, हेडिंग देखिए क्या है, द लास्ट होमवर्क। कि सर होमवर्क देने की आदत आपकी गई नहीं, रिजल्ट आ गया तब भी होमवर्क करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ बीकॉम वालों से भी होमवर्क करवा लेता हूँ। गॉट इट? तो इसको जरूर पढ़िएगा। तो अगर 500 में से 499 लाने की ख्वाहिश आपकी है तो बस गधे की तरह मेहनत करनी स्टार्ट कर दीजिए। ये एक मेरा छोटा सा प्रोफाइल है, सिल्वर जुबली हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, एंड आई हैव कोच्ड अप्रोक्सीमेटली 4000 प्लस स्टूडेंट्स। सो ये सब चीजें आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मार्केटिंग मैटर है सब कुछ। क्लास टाइमिंग्स विल बी अराउंड, आपका अकाउंटेंसी का जो बैच होगा दैट इज फॉर 1 hour 20 minutes। इकोनॉमिक्स की जो क्लास होगी वो 1 hour की होगी। कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में बहुत आसान होते हैं, जनरली आपको मेरी सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट देन टू इफ यू फील लाइक टू डिस्कस एनीथिंग इन दो सब्जेक्ट्स, आप मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे तो मैं उसकी क्लासेस भी अरेंज कर दूंगा आपके लिए, एल्स आपको उसमें जरूरत पड़ती नहीं है। ओके, सो दीज आर द मार्क्स एंड द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट्स। हो सकता है 2026 में आपका नाम भी इस लिस्ट में हो। गॉट इट क्लियर? यहाँ पे आपके जो टेस्ट होंगे वो मल्टीपल
प्रकार के होंगे। मल्टीपल प्रकार मतलब लगभग 15 दिन के बाद से हर संडे यू विल बी हैविंग एन ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट। ये सर कैसे होगा? गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन आप सबने सुना होगा, मैं आपको उस पर कनेक्ट कर लूंगा और हर संडे आपको एमसीक्यू पेपर मिलेगा फॉर द कंटेंट विच यू हैव बीन टॉट। क्योंकि बच्चों को लगता है कि एमसीक्यू बड़ा आसान होता है, रियलिटी में आसान होता नहीं। सारे क्वेश्चन वो केबीसी के 7 करोड़ वाले होते हैं मनुष, हम सोच के जाते हैं 10,000 वाले आएंगे, वो 7 करोड़ वाले चले जाते हैं वहां पे। तो वो एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस आपकी होगी। एंड महीने में 2 संडे में आपको परेशान करूंगा ऑफलाइन टेस्ट लेकर, एक अकाउंटेंसी का और एक इकोनॉमिक्स का। गॉट इट क्लियर? सिलेबस विल बी टोल्ड कि किस टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। ये टेस्ट अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का होगा, हाफ ऑफ दैट विच इज टेस्टेड एज पर योर स्कूल पैटर्न। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर सब कुछ आएगा। और संडे संडे एमसीक्यू टेस्ट आपका हुआ करेगा। ये एमसीक्यू टेस्ट जो संडे वाले हैं, कुछ दिन बाद इनकी इंटेंसिटी 3 डेज अ वीक और कुछ दिन बाद इनकी इंटेंसिटी 6 डेज अ वीक की स्टार्ट हो जाएगी। एवरी डे यू विल हैव अ टेस्ट। ये टेस्ट आपको इवनिंग में 10 बजे डिनर के बाद सप्लाई कर दिया जाएगा और आपको अगले दिन क्लास में आने से पहले इसको कंप्लीट करना होगा और फिर हम इसको क्लास में डिस्कस किया करेंगे। समझ में आ गया? ताकि आपका थोड़ा सा भी खाली टाइम खाली ना रहे, नहीं तो उसमें हवा भर जाती है, बैक्टीरिया भी आता है तो वो खराब हो जाता है फिर टाइम। गॉट इट क्लियर? तो मैं आपको खाली बैठने नहीं दूंगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इतनी बातें समझ में आ गई सबको? चलिए, तो ये सब कॉम्पोजिशन आप खुद से रीडिंग कर लीजिएगा, मैं इसमें टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करूंगा। दिस इज द टॉपिक वाइज लेक्चर प्लान फॉर अकाउंटेंसी। तो आज हम अकाउंटेंसी का ही डिस्कशन करेंगे लेक्चर प्लान का, इकोनॉमिक्स का लेक्चर प्लान का डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे। तो सब लोगों को ये नजर आ रहा होगा शायद। इन ऑल देयर आर हाउ मेनी चैप्टर्स? 15। हो सकता है आपकी किताब में 22-24 नजर आए, मैंने कुछ को मर्ज करके लिखा हुआ है। ये जो आखिरी चैप्टर है ये सिर्फ आईएससी के सिलेबस में क्लास 11th में है, सीबीएसई स्टूडेंट्स को ये नहीं पढ़ाया जाता, बट आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि इस चैप्टर से CUET, अब ये क्या है सर? क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसका नाम क्या होता है? CUET। उसमें 90% से ज्यादा सिलेबस तो क्लास 12th का ही आता है, बट कुछ चैप्टर्स 11th के पूछे जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले यू विल बी टोल्ड कि अकाउंटिंग होता क्या है बेसिकली। साइंस पढ़ी तो क्लास 6-7 में टीचर ने पहले आपको फ्रीक्वेंसी, फोर्स, मोशन, इन सब चीजों के टर्म्स के मीनिंग्स बताए। वैसे ही अकाउंटेंसी में मैं आपको पहले कुछ मीनिंग्स पढ़ाऊंगा। अगर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो आपको मेरी सारी बातें कैसी लगेंगी? सर चाइनीज लग रहा है सर, ये तो समझ में आ गया। चाइनीज में इसको बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैंने खुद क्या लिखा है, तो इसलिए ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। देयर आफ्टर, जैसे आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स जो आप सबको फॉलो करने पड़ते हैं। भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल कर जाएगा, वैसे ही अकाउंटेंसी में लगभग 16 प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे। इन प्रिंसिपल्स से आपको अकाउंटेंसी के सारे वाई का आंसर मिल जाएगा, सारे वाई का आंसर। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन फिजिक्स का यहां पे लूंगा। ट्रैफिक सिग्नल पे हमेशा रोकने के लिए, खतरे के लिए रेड लाइट ही क्यों होती है? एक्सेलेंट जवाब। मैं तो लिख के चलाया था अपने फिजिक्स के पेपर में, दूर से नजर आती है। अब दूर से क्यों नजर आती है? मैं साइकोलॉजी का आंसर लिखाया था एक्चुअली में। तो दूर से क्यों नजर आती है? डिस्पर्स सबसे कम होती है। काहे डिस्पर्स सबसे कम होती है? सर बड़ी आलसी टाइप की, उसका मन नहीं करता कहीं जाने का, तो कम डिस्पर्स होती है। ये लिख के आएंगे आप एग्जाम में, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, दूर तक जाती है। समझ में आ गया? तो यही स्टैंडर्ड प्रिंसिपल आपको यूज करना है। तो एयरप्लेन में एकदम नीचे कौन से कलर की लाइट लगाई जाए? रेड की व्हाइट? व्हाइट लगाएंगे तो जितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं सबको व्हाइट चादर से कवर करना पड़ेगा। फिर जो हमारा सिग्नल का पोल होता है मोबाइल फोन का, उसके टॉप पे भी कौन से कलर की लाइट लगाई जाती है? रेड, ताकि एयरप्लेन को नजर आए कि मेरे को टक्कर कहां पे मारनी है जाके, मतलब कहां पे नहीं मारनी है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स आपको कहां पढ़ाए जाएंगे? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आई विल हैव टू गो सही अंग्रेजी है, आई गो विल हैव टू क्या सही अंग्रेजी है? नो। तो जैसे ग्रामर के बेसिक रूल्स आपको क्लास 1 to 5 में पढ़ाए गए थे, वही रूल्स यहां पे आपको पढ़ाए जाते हैं। तो these 3 are theory chapters while studying, but हैं सारे के सारे अप्लाइड चैप्टर्स। समझ में आ गया? इसके बाद से बच्चों आपके प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? जर्नल।
जर्नल चैप्टर को जर्नल क्यों बोलते हैं? ये बेसिकली बच्चों आपके अकाउंटेंसी की रफ बुक होती है। कौन सी बुक होती है? रफ बुक। जैसे स्कूल पहले दिन गए, वी डोंट नो कि कौन सी कॉपी लेके जानी थी, क्या टाइम टेबल लेके जाना था, तो टीचर ने जो भी पढ़ा पढ़ा किया आपने रफ कॉपी में लिख लिया। तो वैसे ही चिल्ड्रन, बिजनेसमैन भी एक रफ कॉपी बनाता है, और क्या बोलते हैं उस रफ कॉपी को? जर्नल। तो घर आके उसको आप फेयर करेंगे या रामू काका को बोलेंगे रामू काका तुम इसको फेयर करो? फेयर करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। फेयर कॉपी को क्या बोलते हैं? लेजर। जब घर में सामान बहुत ज्यादा होता है और रखने की जगह कम होती है तो हम अलमीरा बनवा लेते हैं। तो वैसे ही बिजनेस की हरकतों को एक अलमीरा में रखा जाता है ताकि अलग अलग शेल्फ में हर चीज को स्टोर किया जाए, और उस शेल्फ को क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स। आपके पास एक कंप्यूटर है जिसमें 1 TB की हार्ड ड्राइव है, तो इसको पार्टीशन कर लें या बिना पार्टीशन के यूज करें? पार्टीशन कर लें तो डेटा एक्सेस बड़ी जल्दी हो जाएगा। आपने 200-200 GB के 5 पार्टीशन कर लिए, तो अगर आपने F ड्राइव में डेटा सेव किया है तो जल्दी से एक्सेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही चीज यहाँ पे भी है। आप में से सबके घर में मॉडलर किचन होगा, तो सब्सिडरी बुक हमारे अकाउंटिंग का क्या होता है? मॉडलर किचन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लास में जब बच्चों के मार्क्स बताए जाते हैं तो टीचर एक मार्क्स स्लिप तैयार करता है जिसमें हर बच्चे के सब्जेक्ट के सारे मार्क्स होते हैं। वैसे ही समरी हमारे बिजनेस एक्टिविटीज की क्या बोली जाती है? ट्रायल बैलेंस। डॉक्टर के पास आप गए, आपने कहा डॉक्टर साहब ये पैथोलॉजी की रिपोर्ट आई है, होमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए 11 से 17, मेरा 15.5 है, मैं क्या करूं? डॉक्टर कहेगा खून पीना बंद कर दो दूसरों का। तो डॉक्टर से आपका पड़ोसी कह रहा है मेरा तो 9 पे ही है, इनसे थोड़ा खून ले लो नहीं तो हलवा पूड़ी बढ़ जाए तुम्हारे घर पे। समझ में आ गया? तो जब कुछ मिसमैच हो जाता है, उस मिसमैच को करेक्ट करना पड़ता है। घर में जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मैकेनिक बुलाते हैं ना। तो जब आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कुछ गलत तरीके से रिकॉर्ड कर देते हैं तो उसको सही करें या गलत रहन दें? सर रहन दीजिए, किसी को नहीं बताएंगे। चोट लगती है तो मरम्मत करते हो ना, डेंटिंग पेंटिंग कराने जाते हो ना डॉक्टर के पास। तो वैसे ही अकाउंटिंग में डेंटिंग पेंटिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमको अपने पैसे अगर एकदम सेफ रखने हैं तो 2 जगह रख सकते हो, एक तो सौरभ सर के पास रख सकते हो करोड़ों रुपए, दूसरा बैंक में। और अगर आप बैंक में एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपने पैसे जमा कराए बट बैंक वालों ने ठीक से लिखा पढ़ी नहीं की, तो यहां पे जब गड़बड़ी होती है तो इसके लिए भी आपको एक कागज का टुकड़ा तैयार करना पड़ता है, एंड दैट पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड एज व्हाट? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अभी आपको मैक्सिमम चीजें चाइनीज और जर्मन लग रही होंगी, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मैंने 100 रुपए आप सबको उधार दे दिए और बोला 3 महीने बाद वापस कर देना। 3 महीने बाद वापस कर देना। क्या गारंटी है कि आप विजय माल्या के रिश्तेदार नहीं होंगे? आप पैसा लेके भाग भी सकते हैं। तो अगर आप मेरा पैसा, कुछ लोग तो गर्दन ज्यादा घूम रही है, अगर आप मेरा पैसा लेके भाग गए तो मैं क्या करूंगा? श्राप दे दूंगा आपको। ऋषि मुनियों का श्राप तो लगता नहीं इस दलिद्र दुनिया में, मेरा क्या लगेगा? तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में क्या करूंगा? केस करूंगा। तो मेरे पास कोई एविडेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस एविडेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पढ़ाते 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 मेरा दिमाग कम हो गया होगा, चलते 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 इंसान घिस जाता है। तो वैसे ही आपके पापा के ऑफिस में जो एसी लगा है, 10 साल पहले पापा ने 1 लाख का लिया था, आज क्या 1 लाख का मिलेगा? वो मतलब वो बिकेगा, कम पैसे में बिकेगा ना। तो 10 years अगो पापा ने ऑफिस में एसी लगवाया 1 लाख का, आज कितने का होगा नमन जी बताइए? अगर बेचने पे आ जाए पापा तो फॉर एग्जाम्पल कितनी कम हो गई होगी? सोच रहा है पापा को सर ने बता दिया तो पापा कहीं मारे नाम को। चलिए 10,000, ये दुश्मन है हमारे, दोस्त कहने के लिए नहीं है ये। मैं तो 20-30 हजार बोल रहा था, ये कह रहे 10,000 बिक जाएगा। चलिए देख रहे हैं नमन जी कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। 10,000। तो ये जो रिडक्शन हो गया पापा के ऑफिस के एसी में, इसे क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। सर हाँ मम्मी बताती थी, दादी माँ पहले खूब बोलती थी, खूब बोलती थी, इतना बोली आवाज ही चली गई, क्या हो गया? डेप्रीसिएशन। अब दादी माँ को आज बोल मत दीजिएगा, सर ने सिखा दिया है, कम बोलिए नहीं तो डेप्रीसिएशन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मेरा ये लैपटॉप है बच्चों, मैंने 40,000 का खरीदा था 2 साल पहले। आज अगर मैं आपको इसको बेचूं, आप मेरे को देंगे 5,000 करोड़ रुपए? सर रांची से आए क्या आप सर? 5,000 करोड़ में कौन खरीदेगा इसको? आप बोलेंगे सर 15,000 ले लीजिए, कुछ तो कहेंगे सर 500 हर दिन ले लीजिए। तो ये जो वैल्यू घटी बच्चों, इस घटी हुई वैल्यू को क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन।
तो हंसी लोगों को बहुत आ रही है, अभी रिजल्ट आएगा तो मजा आएगा। तो बिजनेस का भी बच्चों जो रिजल्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कभी कभी उसमें गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को ठीक करना पड़ता है, तो वी कॉल इट एज व्हाट? विद एडजस्टमेंट। तो जैसे एक नॉर्मल लाइफ चलती है, वैसे ही बिजनेस एक्टिविटीज की लिखा पढ़ी चलती है। समझे इस बात को? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? तो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर यही होता है समाप्त। अगले टर्न से हम अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 और इकोनॉमिक्स के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हनुमान जी के भक्त हो तो लाइक कर देना, पाकिस्तान के दुश्मन हो तो कमेंट कर देना। आई डू नॉट नो टू स्पीक दैट न्यूसेंस। गॉट इट क्लियर? तो इसको आप एक बार देख भी सकते हैं, अपने जान पहचान वालों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ताकि ज्ञान उनको भी मिल जाए जो ज्ञान से अछूते रह जाए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।